तो ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो आपको चाहिए होंगे ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए। तो प्रक्रिया में भाग लेने के लिए यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है। एक एक होती है डीजी कैटेगरी, एक होती है सीडब्ल्यूएसन कैटेगरी। तीनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या मिस्टेक ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दस्तावेज की जरूरत पड़ने वाली है, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जो कि 4 डॉक्यूमेंट में से आप इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जो कि सालाना आय आपका 5 लाख से कम का बना हुआ होना चाहिए। सालाना आय 5 लाख से कम इसी साल की गई है, पिछले वर्षों तक ये सालाना 1 लाख रुपए तक रहा करती थी। तो आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 5 लाख के अंदर का बना होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट आपका दिल्ली का ही बना होना चाहिए, दिल्ली के वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ चल जाएगा आपका सर्टिफिकेट। और ये तहसीलदार रैंक से बना होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट आपका। इसके बाद में आप जो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही, वो दे सकते हैं आप राशन कार्ड। राशन कार्ड के भी 3 टाइप हैं, जो कि एक है एएवाई राशन कार्ड, एक है बीपीएल राशन कार्ड, एक है पीआर राशन कार्ड, जो कि ग्रीन वाला कार्ड होता है, जिसे फूड सिक्योरिटी कार्ड कहा जाता है। तो अगर आपके पास इन चारों डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, नर्सरी क्लास, केजी क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए। अब बात आती है डीजी कैटेगरी की। तो डीजी कैटेगरी में आपको जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो डीजी कैटेगरी में भी यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, एससी, एसटी, ओबीसी। तो ये डीजी कैटेगरी में आती है। और यहाँ पे अगर आप जैसे ऑर्फन चाइल्ड्स होते हैं, जैसे अनाथ बच्चे होते हैं, एचआईवी इफेक्टेड बच्चे होते हैं, वो भी डीजी कैटेगरी से फॉर्म रजिस्ट्रेशन फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर दिल्ली का आपके पास एससी सर्टिफिकेट है, एसटी सर्टिफिकेट है या ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे डीजी कैटेगरी के तहत आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करना हो, मतलब डॉक्यूमेंट लगाना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय पे डीजी कैटेगरी से, तो आप बच्चे के फादर का भी कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं या बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जो कि दिल्ली का ही बना होना चाहिए। दिल्ली की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा तो वैलिड माना जाएगा डीजी कैटेगरी के लिए। अब बात आती है सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी की। तो सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के लिए आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि हॉस्पिटल के द्वारा बनाया जाता है। हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जिसके अंदर डिसेबिलिटी मेंशन होती है, आपको वो वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आप सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट कंसीडर किए जाते हैं रेसिडेंस प्रूफ के लिए। तो रेसिडेंस प्रूफ के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपके, तो इनमें से आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर इनमें से आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप रेसिडेंस प्रूफ के लिए वो डॉक्यूमेंट दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास आधार कार्ड तो हो गई, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके दिल्ली के होने चाहिए। जो भी आपका रेसिडेंस प्रूफ काउंट होने वाला है वो दिल्ली का ही होने वाला है, तो दिल्ली का ही आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो रेसिडेंस के लिए आप यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड पे एड्रेस होना चाहिए आपका दिल्ली का। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, या वोटर आईडी कार्ड की, मतलब अब मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी लिस्ट बता देता हूँ। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, या फिर राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, एमटीएनएल बिल, ये सब भी डॉक्यूमेंट आप रेजिडेंस प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि आपको यहाँ पे जो बच्चे के बर्थ प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट कंसीडर होने वाले हैं आपके, तो यहाँ पे क्या बर्थ प्रूफ के लिए आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो देखिए, बर्थ प्रूफ के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, जो कि 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके लिए। आप यहाँ पे आंगनवाड़ी रिकॉर्ड दे सकते हैं या फिर हॉस्पिटल का रिकॉर्ड दे सकते हैं। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो पेरेंट्स के द्वारा एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट होता है, जिसे अंडरटेकिंग कहा जाता है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन में भी मेंशन है कि पेरेंट्स अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि हमारे बच्चे की ये सटीक उम्र है। अब इसके बाद देखिए, रजिस्ट्रेशन अब जल्दी ही शुरू होने वाला है, जो कि 3 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसकी 19 तारीख लास्ट डेट है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो पहली लिस्ट आने वाली है आपकी, वो आएगी 5 मार्च को। तो अब आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे आपको डिटेल्स आपकी सारी करेक्ट फिल करनी है। आपको सही तरीके से लोकेशन सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर से आप एक ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप अगर मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप के जरिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि आप इनकम सर्टिफिकेट की रिसिप्ट से आवेदन कर रहे हैं या कास्ट सर्टिफिकेट की रिसिप्ट से आवेदन कर रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं,
तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट वो वाला बन जाए, क्योंकि या तो अगर आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको इससे बचाव रखना है। आप अपना सर्टिफिकेट जो भी आप रिसिप्ट लगा रहे हैं, आप उसको पूरी कोशिश करें कि आपका सर्टिफिकेट बन जाए। आपने अच्छे तरीके से फॉर्म फिल किया हो, आप एसडीएम ऑफिस में जाके जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, वहाँ पे कंफर्म करें कि सर सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं या नहीं है। तो जब वहाँ से श्योरिटी हो जाए आपकी कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, आपका सर्टिफिकेट इतने समय में बन जाएगा, तभी आप उन स्लिपों से यानी कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप के जरिए आवेदन करें, अन्यथा आप उस स्लिप से आवेदन ना करें। अब तीसरी बात है कि यहाँ पे क्या रहने वाला है, जैसे कि मान लीजिए अलॉटमेंट किस बेस पे होगा, तो अलॉटमेंट आपके लोकेलिटी के बेस पे होने वाला है और आप किस स्कूल मतलब किस क्लास तक एजुकेशन फ्री रहने वाली है। तो इस बार नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर मेंशन किया गया है कि जो स्कूल जहाँ तक रहेगा, जैसे स्कूलों का भी 3 सेक्शन रहते हैं, एक मिडिल स्कूल होते हैं, एक सेकेंडरी स्कूल होते हैं, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं। तो जो मिडिल स्कूल में जिस बच्चे का नाम आएगा उसकी स्टडी मिडिल क्लास तक रहेगी, जिसका सेकेंडरी स्कूल में नाम आएगा तो उसकी सेकेंडरी क्लास तक स्टडी फ्री रहेगी, और जिसका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नाम आता है उसकी सीनियर सेकेंडरी क्लास तक स्टडी फ्री रहेगी। तो आपको यहाँ पे जो स्कूलों का सिलेक्शन करना है, मोस्टली तो आपको 12th वाले स्कूल सेलेक्ट करने हैं, ताकि आपके बच्चे का एक बार एडमिशन हो जाए और 12वीं तक के लिए आपकी दिक्कतों का समापन हो जाए। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट ये है कि आप सारे स्कूल अच्छे सेलेक्ट करें और स्कूलों को सीटों के आधार पे चयन करें कि किस स्कूल में ज़्यादा सीटें हैं, आपके नियर बाय में कौन सा स्कूल पढ़ रहा है, इस तरीके से आपको फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना फिल करें, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, 1-2 दिन बाद आप फॉर्म फिलिंग चालू करें, क्योंकि साइट के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट होता है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।